आज की यहाँ क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं केवल आपको एक परिभाषा नहीं, पूरी 15 परिभाषाएं अच्छे से और बारीकी से समझाने वाला हूँ। और साथ ही साथ इनके नोट्स भी आपको वीडियो में उपलब्ध कराए जाएंगे, तो बड़े ही ध्यान से और लगन से आप देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है धातु और अधातु, दोनों को हम समझते हैं। देखिए, आपने इन सभी तत्वों का नाम सुना होगा। सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, ये सारे क्या है? ये प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व है। तो जो तत्व है उन्हें दो भागों में बांटा गया। एक धातु और दूसरा अधातु। तो ये जो सारे तत्व है, ये सारे ही क्या है? इनमें धातु भी है और अधातु भी है। तो सोना है, चांदी है, तांबा है, ये आपके धातु है। और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये सभी क्या आ गए? आपके अधातु। अच्छा, अब इन सोना, चांदी और तांबा को धातु क्यों कहा? क्योंकि देखिए, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा अपने आप कवर होने वाली है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और अधातु जो होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो धातु किन्हें कह सकते हैं आप? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। कौन? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। धातु त्याग करने वाले और ग्रहण करने वाले अधातु कहलाते हैं। लेकिन यहाँ सही परिभाषा नहीं है। देखिए, देने वाला जो रहता है वहाँ दाता कहलाता है। यानी कि जो किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने पैसे किसी को दिए तो मैं दाता कहलाया, और जिसने मुझसे पैसे लिए वहाँ ग्राही कहलाया, यानी कि ऋणी कहलाया। तो देने वाला दाता यानी कि वहाँ धनी रहेगा, और लेने वाला यानी ग्रहण करने वाला ऋणी रहेगा। अब परिभाषा आपकी सही बनेगी। वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। वे सभी तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। उदाहरण आप धातु के सोना, चांदी, तांबा लिख सकते हैं, और अधातु के ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, धातु और अधातु की परिभाषा आपको बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। सारे के नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, चिंता आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है आगे धात्विक चमक। तो धात्विक चमक किसे कहेंगे? देखा होगा आपने, जो सोना है या चांदी है, ये जो अपने शुद्ध रूप में होते हैं, यानी कि ये नए रहते हैं, जब इन पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे ही धात्विक चमक कहते हैं। तो जो धातु होती है वहाँ अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, इसे ही धातु की धात्विक चमक कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से आप धात्विक चमक की परिभाषा भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं आघात वर्ध्यता क्या होता है। आघात वर्ध्यता को जानने से पहले आप एक शब्द आता है आघात वर्ध्य। तो यहाँ क्या है? देखिए, धातु को जब हम पीटते हैं, यानी कि कोई भी जैसे लोहे की बनी हुई वस्तु है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये मंदिरों में पाई जाने वाली घंटी है, स्कूल में भी पाई जाती है। तो यहाँ जो घंटी है, इसने जो फैलाव किया, यानी इसको जब पीटा गया तो यहाँ चादर के समान फैल गई। देखिए, ठीक है। तो इसी को ही कहते हैं आघात वर्ध्य। ध्यान से समझिए, जब धातु को पीटा जाता है तो वहां चादर के समान फैल जाती है। जब धातु को पीटा जाता है तो वहां चादर के समान फैल जाती है। इसी को ही आघात वर्ध्य कहते हैं। समझ में आ गया है? और धातु के इस गुण को ही आघात वर्ध्यता या फिर आघात वर्धनीयता, ये दोनों शब्द एक ही है। ठीक है। धातु का ये जो चादर के समान फैलने वाला गुण है,
ये आपका आघात वर्धिता या आघात वर्धिनीता कहलाता है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं एक ही बार में पूरी परिभाषा बोल रहा हूँ। जब धातु को पीटते हैं तो वहाँ चादर के समान फैल जाती है, इसी को ही आघात वर्धित कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब उसने पूछा कि आघात वर्धिता किसे कहते हैं, तो इसी परिभाषा के आगे लिख दीजिएगा आप, तथा धातु के इस गुण को ही आघात वर्धिता या आघात वर्धिनीता कहते हैं। आइए अब देखते हैं तन्यता क्या है। तो देखिए तन्यता और तन्य दो शब्द इसमें भी यूज किए जाते हैं, तन्य और तन्यता। देखिए जैसे ही आपने देखा होगा सोना, जब सोने को गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो वहाँ तार के रूप में बदल जाता है। यानी कि उसको गलाना और पिघलाना मतलब खींचना। ठीक है। तो जब किसी भी धातु को खींचा जाता है तो वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है। सबसे तन्य धातु है सोना। तो यहाँ पर सोने का एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। तो जब किसी धातु को खींचा जाता है तो वहाँ पतले तार के रूप में बदल जाती है, इसी को ही तन्य कहते हैं, तथा धातु के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। चलिए अभी तक आपकी 5 परिभाषाएं कवर हो चुकी है। हमने क्या क्या जाना। देखिए धातु किन्हें कहा आपने, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और धन आयन बनाया, धातु कहलाई। सोना चांदी तांबा। अधातु, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ऋण आयन बनाया, ठीक है, उन्हें कहा हमने अधातु। ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है। धात्विक चमक, धातु अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है, यानी कि चमकीली दिखाई देती है, उसे ही धातु की धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धिता, आघात वर्धिता चादर के समान फैल जाएगी। कब, जब किसी धातु को पीटेंगे तो वहाँ चादर के समान फैल जाती है। धातु के इस गुण को ही आघात वर्धिता कहा जाता है। और इसी में बोल देना कि जब धातु को पीटा जाता है तो वहाँ चादर के समान फैल जाती है, इसी को आघात वर्धि कहते हैं, तथा धातु के इस गुण को आघात वर्धिता कहा जाता है। तन्य अभी आपने समझा ही है कि पतले तार के रूप में बदल जाएगी। ठीक है। तो अब अगला आपका आ रहा है ध्वनिक या सोनोरस। देखिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे ध्वनिक भी कहते हैं, ध्वनिक भी कहा जाता है, सोनोरस भी कहा जाता है। नाम में ही लग रहा है ध्वनि। ध्वनि यानी कि आवाज। आवाज किस तरह, जब किसी धातु जो कठोर सतह है या फिर धातु को पीटा जाता है, तो जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो वहाँ क्या कर रही है, एक विशेष आवाज उत्पन्न कर रही है, इसी को कहते हैं ध्वनिक। ठीक है। तो जब कोई धातु किसी विशेष या कठोर सतह से टकराती है तो विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है, इसे ही ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है, या फिर वे धातु ही क्या कहलाती है, ध्वनिक या सोनोरस। और धातु के यहाँ गुण ध्वनिकता कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ध्वनिक और ध्वनिकता। जब कोई भी धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी तो आवाज करेगी, इसे ही क्या कहते हैं, ध्वनिक। और धातु का ये यहाँ जो गुण है वहाँ ध्वनिकता कहलाता है। इसी तरह आगे आप जैसे उदाहरण इसमें देख सकते हैं सोनोरस का, मंदिरों में बजाने वाली घंटी, स्कूल की घंटी। ठीक है। ये धातु है, कौन सी कहलाएगी आपकी, ध्वनिक। अगला है आपका खनिज किसे कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के द्वारा समझिए। मैंने यहाँ पर लिखा आपके सामने NaCl CaCO3, यानी कि NaCl है सोडियम क्लोराइड और यहाँ CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, तत्व है या यौगिक है। ध्यान से समझिएगा, परिभाषा अपने आप ही कवर होने वाली है। तो ये तत्व है या यौगिक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्रकृति की भू परपट्टी में, यानी प्रकृति की ऊपरी सतह में। ठीक है। तो
वे तत्व जो प्रकृति की भूपर्पटी में पाए जाते हैं उन्हें ही कहा जाता है खनिज। ध्यान से समझिएगा, वे तत्व या यौगिक जो प्रकृति की भूपर्पटी में पाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, खनिज। और थोड़ा सा और आगे से सही तरीके से परिभाषा को परिभाषित करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि वे तत्व या यौगिक जो प्रकृति की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। देखिए, वे तत्व या यौगिक जो प्रकृति की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये है आपके खनिज की परिभाषा। वैसे आपको यहाँ पर नोट्स के द्वारा भी आपने अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में जो अगला है आपका, वहाँ क्या है, खनिज हो चुका है आपका, अब बारी है अयस्क की। अयस्क क्या है, खनिज ही अयस्क है, जैसे बॉक्साइट, हेमेटाइट, ये क्या है, ये आपके अयस्क कहलाते हैं। तो सारे के सारे खनिज है ये भी, पर लेकिन ध्यान समझिएगा, मैंने बोला शब्द क्या है कि खनिज ही क्या है, अयस्क है, पर सारे के सारे खनिज को अयस्क नहीं कहा जा सकता। ऐसे खनिजों को ही अयस्क कहा जाएगा कि जिनसे धातुओं को आसान और लाभदायक तरीके से प्राप्त कर सके, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को सरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक ही लाइन में आप समझेंगे कि ऐसे खनिजों को आप अयस्क कहेंगे कि जिनसे धातुओं को बड़े ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बॉक्साइट और हेमेटाइट। तो यहाँ पर देखिए, अयस्क की परिभाषा भी आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ से लिख लीजिएगा, बॉक्साइट और हेमेटाइट। अब अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गैंग। गैंग हमने अभी जो बोला है अयस्क, तो इस अयस्क को जब हम इससे धातु प्राप्त करेंगे या फिर इस खनिज खदान से प्राप्त करेंगे तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ होगी, कमी होगी। जिस तरह हमारी आँख में अशुद्धियाँ पाई जाती, अशुद्धियाँ कैसे, जैसे हमारी आँख आ जाती है, हम बोलते ग्रामीण क्षेत्र में कि आँख आ गई, ठीक है, उसे गाँव की भाषा में कहते हैं घेंग। क्या कहा जाता है, गेंग। देखिए, इसके द्वारा आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कि गेंग क्या है। हमारी आँख में यहाँ पर जो अशुद्धियाँ आती हैं उसे कहा जाता है घेंग, और अयस्क में जो अशुद्धियाँ आएगी उसे कहा जाएगा गेंग। ठीक है, तो किसे बोलेंगे, गेंग, कि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गेंग कहते हैं। किसमें, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गेंग, और आँख में पाई जाने वाली अशुद्धि को घेंग। चलिए, इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका निस्तापन क्या है। जो अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे हेमेटाइट और बॉक्साइट, ये क्या है, अयस्क है। तो जो अयस्क को गर्म करना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ध्यान से समझना, अयस्क को गर्म करना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। लेकिन कहाँ तक गर्म करना है, परिभाषा अपने आप कवर हो जाएगी, उच्च ताप तक। तो परिभाषा कैसी बनी आपकी कि अयस्क को उच्च ताप तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। लेकिन और भी अभी शेष रहा है, इसमें जो वायु रहेगी वहाँ सीमित रहेगी। सीमित का मतलब होता है लगभग अनुपस्थित। ठीक है, ऐसा लगेगा कि वायु है ही नहीं, तो आप बोल सकते वायु सीमित मात्रा में हो सकती है या फिर अनुपस्थित हो सकती है। तो जब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है, निस्तापन।
देखिए परिभाषा कोई कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है कि अयस्क को गर्म करना है। कैसा गर्म करना है? उच्च ताप तक गर्म करना है। किसकी अनुपस्थिति में करना है? तो वायु की अनुपस्थिति में करना है। बस परिभाषा बोल दीजिए कि जब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? निस्तापन कहा जाता है। तो भर्जन भी आपका क्या है? अयस्क को गर्म करना है। देखिए निस्तापन भी अयस्क को गर्म करना था, भर्जन भी आपको का जो अयस्क को गर्म करना है। पर देखिए इसमें किस तरह से गर्म करेंगे? उसमें थी वायु की अनुपस्थिति। दोनों में अंतर अपने आप कवर हो जाएगा। निस्तापन में क्या थी? वायु की अनुपस्थिति लगभग सीमित। पर यहाँ पर जो अयस्क को गर्म करेंगे तो यहाँ रहेगी वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति। ठीक है। अब बोल सकते परिभाषा की अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। लेकिन किस तरह? उच्च ताप तक तो इसमें भी गर्म करेंगे, लेकिन जो अयस्क है उसके गलनांक से, उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करना ही क्या कहलाएगा? भर्जन कहलाएगा। तो पहले देखिए निस्थापन में क्या बोला वो क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप। देखिए निस्थापन में हमने बोला है कि जब किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो इसे ही कहते हैं निस्थापन। अब भर्जन में क्या आएगा कि जब किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करते हैं तो इसे कहते हैं भर्जन। परिभाषा भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, तो बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति यानी कि वायु नहीं थी, इसमें वायु है। ठीक है। इसको उच्च ताप तक गर्म किया था, इसको भी उच्च ताप तक गर्म करेंगे पर उसके गलनांक से कम ताप तक। ठीक है, गर्म करना ही क्या कहलाएगा? भर्जन। तो जंग या संक्षारण किसे कहते हैं? तो देखिए जब आपने देखा हुआ कोई भी धातु, जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए लोहे का, लोहे को आपने देखा होगा यहाँ जब नमी के संपर्क में आता है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए जब ये नया आता है बनकर कंपनी से तो आपने देखा होगा यहाँ चमकदार होता है, अच्छा होता है। ठीक है। और थोड़े दिन के बाद यह हमारे पास 1 या 2 महीने के भीतर ही थोड़ा बहुत नमी यानी पानी यानी थोड़ा बहुत उस पर लगा तो वहाँ उस पर जंग आ जाती है, यानी कि उस पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है जिसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं कीट। ठीक है। उसे ही क्या कहा जाता है? जंग या संक्षारण कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप किस तरह से देंगे? देखिए जब कोई भी धातु लंबे समय तक आर्द्र नमी के संपर्क में रहती है तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसी को ही क्या कहा जाता है? जंग या संक्षारण कहा जाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। तो देखिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से जानिए, जो संक्षारण है उसका रासायनिक सूत्र आपसे 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र है जंग का या संक्षारण का Fe2O3XH2O। यहाँ फॉर्मूला आपका 2 नंबर में आता है 10th क्लास में कि लोहे की जंग यानी कि जंग का रासायनिक सूत्र या फॉर्मूला बताइए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यसद लेपन भी क्या है? देखिए मिश्र धातु की तरह ही है। यहाँ भी क्या होता है कि जो लोहा और इस्पात है, लोहा और इस्पात, इनको जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इसी को ही यसद लेपन कहा जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वहाँ लंबे समय तक चलता रहे लोहा और इस्पात। ठीक है। तो बहुत ही आसान परिभाषा थी, नोट से भी आपको मिल गए होंगे कि लोहे को और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इसी को कहा जाता है यसद लेपन।
ठीक है। अब अगला है आपका मिश्रातु या मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसके दो नाम हैं, इसे मिश्र धातु के नाम से भी जाना जाता है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कि मिश्रातु अलग है और मिश्र धातु अलग है। देखिए नाम में ही लग रहा है, मिश्र यानी कि मिक्सचर, किसी भी दो या दो से अधिक कोई भी सामान है या वस्तु है उनको जब मिलाएंगे तो वो कहलाएगा मिक्सचर यानी मिश्र कहलाएगा। और धातु है तो स्वाभाविक बात है यहाँ धातु का मिश्रण होगा। तो जब दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण करते हैं, इसी को मिश्रातु या मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि दो या दो से अधिक धातु हो, एक धातु भी हो सकती है और एक अधातु भी हो सकती है। तो आप बोलेंगे परिभाषा कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिश्र धातु या मिश्रातु कहा जाता है। तो बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। अब अंतिम आपका जो शेष बचा है वह है अमलगम क्या होता है। अमलगम भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ भी मिश्र धातु ही है एक तरह की, पर लेकिन किस तरह की, जैसे कोई भी धाता है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं हम जस्ता, इस जस्ते के ऊपर जंग से बचाने के लिए पारे का लेप कर दिया जाता है। ठीक है, पारे का लेप कर दिया जाता है। किसको, जब किसी धातु को जैसे जस्ता के ऊपर पारे का लेप कर दिया जाता है तो वहां धातु पारे के साथ मिलकर क्या बन गई, मिश्र धातु, क्योंकि दो या दो से अधिक धातु मिल गई यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली बन गई आपकी मिश्र धातु। बस इसे ही कहा जाता है अमलगम। देखिए परिभाषाएं तो आप याद कर लेंगे, मैं अच्छे से जानता हूँ, बस इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ आपको अच्छे से पकड़ में आना चाहिए। अमलगम किसे कहा वास्तव में, कि ये मिश्र धातु ही है। कोई भी धातु है उसके ऊपर बस किसका लेप चढ़ाना है, पारे का। जब उसके ऊपर पारे का लेप चढ़ेगा यानी वहाँ पारे के साथ मिलकर बनाई जाएगी तो क्या बन जाएगा, वहाँ अमलगम। परिभाषा आपको यहाँ से नजर आ जाएगी, बढ़िया से नोट से कवर कर लीजिएगा। और इनके सबके शाब्दिक अर्थ यानी एक ही वर्ड में हम कहे तो क्या कहेंगे, धातुओं को जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे धनायन बनाए। ध्यान से समझिएगा, अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और ऋण आयन बनाए। धात्विक चमक सबको ही पता है, सोना चांदी चमकदार होते हैं नए रहते जब यानी शुद्ध रूप में, तो उसे कहते हैं धात्विक चमक। आघात वर्णिता, किसी भी धातु को पीटा तो वहाँ चादर के रूप में फैल गई। ठीक है, तन्यता, सोना है खींचा पतले तार के रूप में बदल गया। ठीक है, और ध्वनिक या सोनोरस, किसी भी धातु को हमने कठोर सतह से टकराया यानी कि उसने आवाज की। खनिज, प्रकृति की भूपर्पटी में जो भी तत्व पाए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा खनिज। और ऐसे खनिज जिनको बहुत ही आसान तरीके से उनसे हम धातु निकाल ले उसे कहा हमने अयस्क। गेंग, जो अयस्क में जो भी खराबी यानी कि अशुद्धियाँ है वहाँ कहलाई आपकी गेंग। निस्थापन, जो आपका अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में आपने उच्च ताप तक गर्म किया, निस्थापन हो गया। यदि उसमें वायु की उपस्थिति रही और उसके कम गलनांक तक गर्म कर दिया तो कहलाएगा आपका भर्जन। जंग सभी समझते हैं कि जैसे ही लंबे समय तक कोई भी धातु है वायु के संपर्क में रहेगी, नमी के संपर्क में रहेगी तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, वह कहलाएगी आपकी जंग या संचारण। यसद लेपन, देखिए लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की यानी कि जस्ते की परत चढ़ा दी। देखिए यहाँ भी मिश्र धातु की तरह है, पर लोहे को और इस्पात को जंग से बचाना है तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाई आपने, तो क्या कहलाएगा, यसद लेपन। और जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कर लिया आपने या फिर एक धातु और एक अधातु मिलकर क्या बन गई, मिश्र धातु। और अमलगम, जब कोई भी धातु के ऊपर पारे की परत चढ़ाएंगे तो वहाँ कहलाएगा आपका अमलगम। तो बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कौन सी
बातें या कौन सी परिभाषा आपको क्लियर नहीं हो पाई उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, और यहाँ वीडियो कैसा लगा वहाँ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इन्हें अच्छे से कवर करिएगा।